हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, आज हम यह जो टॉपिक है टोराइड वाला, यह हम आज पढ़ेंगे। इससे जो पहले वाला टॉपिक था परिनालिका, जिसे हमने सोलेनाइड लिया था, और वो सोलेनाइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पहले कैलकुलेट कर लिया था। सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ हम करेंगे, सेम वही सारा का सारा मेथड हम यहाँ फिर से यूज़ में लेते हैं। तो ये जो टोराइड है, ये टोराइड होती क्या है? जैसे ये आपने पहले क्लियर कर लिया था, परिनालिका है। इस परिनालिका के फर्स्ट और लास्ट दोनों सिरों को यदि हम मिला देते हैं, कौन कौन से, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट और लास्ट को मिला के एज ए हम इसको एक रिंग बना देते हैं, ठीक है, एक वलय बना देते हैं अंदर से, यानी कि सर्कुलर पाथ में हम जो एक इस तरह से एक अंतहीन वृत्तज, जिसका किनारे का आपको पता नहीं, न प्रारंभ का पता है और न लास्ट का, तो इस प्रकार की जो एपरेटस है उसे हम टोराइड कहते हैं। तो इस टोराइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र मेजर करेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, और ये एम्पियर्स लॉ पर ही बेस्ड है, एम्पियर के नियम पर आधारित है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस ऑफ टोराइड। तो यहाँ दोस्तों मैंने ये 3 डायग्राम बना रखे हैं। इन तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप बना सकते हैं। तीनों हालांकि नहीं बनाने हैं, ऐसे ही थोड़ा सा आपके डायग्राम को बस बना दिया है। तो इस तरह से जब कभी भी हम जो ये सर्कुलर पाथ में आयताकार तांबे की बनी हुई विद्युत रोधी कुंडलियां हैं, इनमें जब हम करंट फ्लो करेंगे तो पैरेलल में, ठीक है, टोराइड में पैरेलल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। और यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरह से, इसी तरह से होगा ना, यानी कि कैसा हो जाएगा, सर्कुलरली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है इस तरह से, यूं, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बन जाता है। तो ये किसकी डायरेक्शन है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड की। ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की। इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि आपके कहलाएगा सकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा कहलाएगा दोस्तों? सकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके होता है। ठीक इसी प्रकार ये वाला डायग्राम है, ये भी आप क्लियर कर चुके हो। पहले परिनालिका में इस तरह का बनाया था, जिसमें ये डॉट डॉट जो साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जो धारा की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, वो किधर है? अपवार्ड है, यानी बाहर की तरफ है। और ये जो क्रॉस साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जो करंट डायरेक्शन है वो इनरवार्ड है, अंदर की तरफ है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम कुंडली में, कॉइल में करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा? कॉन्सेंट्रिक होगा, यानी सकेंद्रीय होता है, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों इस तरह से जो सर्कुलर पाथ में दिखाई दे रही हैं, जो पैरेलल थी और यहाँ कैसी बन जाएंगी? सर्कुलर। और इन सब का जो केंद्र है वो एक ही है, इसीलिए ये सभी चुंबकीय क्षेत्र जो है, इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वो केंद्र पे स्थित होता है, यानी इन्हें हम सकेंद्रीय कह देते हैं। तो इन तीनों को भी आप बना सकते हो, या फिर ये लास्ट वाला डायग्राम हम यूज में लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। डॉट और क्रॉस आई थिंक क्लियर है। डॉट क्या है दोस्तों? धारा की दिशा। धारा की दिशा किधर है? लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। और क्रॉस क्या है दोस्तों? वही धारा की दिशा सेम, और लंबवत किधर कर दोगे? अंदर की ओर। किधर हो जाएगी दोस्तों? लंबवत अंदर की ओर। तो इस तरह से हम ये 2 डायरेक्शन ले लेते हैं। क्या है? द डायरेक्शन ऑफ करंट नॉर्मल टू आउटरवार्ड, ठीक है, और द डायरेक्शन ऑफ करंट नॉर्मल टू इनरवार्ड। तो ये आप बना लीजिए तीनों।
हाँ तो दोस्तों इस तरह से ये एक सिंपल सी परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन है जो आपको क्लियर कर दी कि अपेक्षाकृत कम त्रिज्या, रेडियस है उसकी कम होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होना चाहिए वाली लंबी एक परिनालिका है, और उस परिनालिका के दोनों सिरों को हमने इस तरह से बेंड कर दिया, मोड़ दिया, और मोड़ कर जो आपके ये बनेगी, हाँ तो दोस्तों इस तरह से ये हमने एक सोलेनॉइड ले लिया, मान लीजिए परिनालिका है, और इसके पहले और अंतिम सिरों को हमने इस तरह से मिला दिया। तो मिलाने पर ये जो आपके सर्कुलर पाथ बना है, जिसका न तो आपको पहले सिरे का पता है और न ही अंतिम सिरे का पता है, जिसको आपने क्या नाम दे दिया, अंतहीन वृत्तज, जिसको हमने क्या कह दिया, अंतहीन। या मान लीजिए ये एक सोलेनॉइड है और इसको हमने इस तरह से मोड़ के और ये बना दिया। आई थिंक क्लियर है। तो अंतहीन वृत्तज के रूप में मोड़ने पर जो युक्ति बनती है, जो नया उपकरण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, टोराइड कहते हैं। क्लियर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेस रेडियस बेंड इन द फॉर्म ऑफ एंडलेस एंकर रिंग, एंडलेस एंकर रिंग, ठीक है, अंतहीन वृत्तज के रूप में, बिकम्स ए न्यू डिवाइस इट कॉल्ड टोराइड, इट कॉल्ड टोराइड। तो क्लियर है। हाँ तो दोस्तों इस तरह से ये जो टोराइड है, इस टोराइड के अंदर जितने भी सर्कुलर पाथ में और जो इंसुलेटर तांबे के तार हैं, तो वो उस तांबे के तार के कारण जो इसमें घेरों की संख्या है या फेरों की संख्या है, वो फेरों की संख्या कितनी है, n है। फेरों की संख्या कितनी है, n। और जब हम इसमें करंट आई है इस तरह से डॉट और क्रॉस यानी करंट धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और वो चुंबकीय क्षेत्र किस रूप में हो रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के रूप में। और वो कैसे होती हैं, सकेंद्रीय है, क्योंकि इन सारों का केंद्र क्या है, एक ही है, तो सकेंद्रीय और वृत्ताकार होती है। ठीक है, सकेंद्रीय है और वृत्ताकार है। और इसके बाहर, ये आप टोराइड में भी, सोलेनॉइड में भी क्लियर कर चुके हो, बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो शून्य है। तो इस टोराइड के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र है सारा का सारा, वो उसके कहाँ स्थित होगा, केंद्र पर स्थित होगा, सेंटर पर। तो सेंटर से मान लीजिए ये जो आपके इनर साइड वाली जो सरफेस है, इसके लिए इसकी रेडियस r1 है, और बाहर साइड वाली जो सरफेस है उसके लिए आप रेडियस r2 ले सकते हो। ठीक है। और मान लीजिए यहाँ किसी पॉइंट P पर, ये मान लीजिए P पॉइंट है जो कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। ठीक है। तो यहाँ हम एम्पियर का नियम काम में लेंगे। तो एम्पियर के नियम से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी B वेक्टर, और एक छोटा सा हम क्या काट लेते हैं दोस्तों, लंबाई अल्पांश। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ मैं इस पार्ट को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाए कि यहाँ हमने P पॉइंट लिया है और छोटा सा एक लंबाई अल्पांश ले लिया है। वो लंबाई अल्पांश है dl, और इस पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो आपके B वेक्टर है। हाँ, तो इस तरह से जो बाहर है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। तो लेट्स टोराइड हैज़ द टोटल एंटर्न्स एंड करंट I flowing then magnetic line of force, then magnetic line of force inside the toroid circular, and then ये लिख सकते हो करंट I flowing then produce magnetic line of force inside the toroid are circular, कैसी है ये, circular and concentric having the center, और इनका ये सारी की सारी सकेंद्रीय हैं जो कि सेंटर पर स्थित हैं। आउटर साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो। आउटर साइड जो मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों वो आपके क्या है, जीरो है। तो हम इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका हम मान ज्ञात करेंगे, और उसका मान ज्ञात करने के लिए हम
क्या ले लेते हैं, एम्पियर लॉ। तो फ्रॉम एम्पियर लॉ, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, तो एम्पियर के नियम से दोस्तों क्या हो जाएगा, एम्पियर का नियम होता है क्लोज्ड इंटीग्रल बी वेक्टर डोल डीएल वेक्टर, जिसे हम क्या कह देते हैं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। वो किसके इक्वल हो गया दोस्तों, म्यू नॉट सिग्मा आई। ठीक है, और ये जो टोटल करंट है सिग्मा आई, ये मान लीजिए आपके कितनी है, आई है। और नंबर ऑफ टर्न्स आपने अभी क्लियर किया है, तो एक लाइन में हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ये जानते हैं आप, स्केलर प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल, तो बी डी एल क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और ये म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्म्स यदि 1 है तो म्यू नॉट आई आ जाएगा, एन है 5, 10, 15, 100, 1000 जितने भी लें, और थीटा इक्वल्स टू दोस्तों कितना ले लेते हैं, 0 डिग्री, क्योंकि आप देख रहे हो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों के दोनों अलोंग द डायरेक्शन है, एक ही दिशा में है। क्लियर, तो cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो ये हो गया बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। बी को दोस्तों बाहर ले लीजिए, क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल, तो क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल क्या है, सरकमफ्रेंसेस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, यानी चुंबकीय जो पथ है और उसकी किसके इक्वल है, ये परिधि के, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, जो कि किसके इक्वल है दोस्तों, डीएल। इसकी रेडियस हमने आर ले ली, तो ये हो जाएगी 2 पाई आर। तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई, तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो b इक्वल्स टू आंसर आ गया म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। b इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। और ये प्रीवियस जो वीडियो हमने बनाया था सोलेनॉइड वाला, उसमें जो आंसर आया था वो n अपॉन एल था, और यहाँ l की बजाय जो लेंथ है वो कितनी है, 2 पाई आर, यानी प्रति एकांक लंबाई जो घेरों की संख्या है, जो आपको घेरा घनत्व हम यहाँ कह देते हैं, तो वो एक लाइन में हम यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो b इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, वेयर n क्या है दोस्तों, n इक्वल्स टू है कैपिटल N अपॉन 2 पाई आर, यानी प्रति एकांक लंबाई। इसे दोस्तों हम लंबाई भी कह देते हैं, या इसे हम परिधि भी कह सकते हैं। तो प्रति एकांक परिधि के लिए घेरों की संख्या ले लीजिए या फेरों की संख्या ले लीजिए। क्यों, फेरे ज़्यादा याद हैं आपको, आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, खूब फेरे देख देख के आते हो या केवल बस खाना ही खा के आ जाते हो, फेरे तक कौन रुकेगा। तो प्रति एकांक लंबाई के लिए घेरों की संख्या, तो पर यूनिट लेंथ या सरकमफ्रेंस फॉर पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, या इसे हम फेरा घनत्व भी कह सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो फिर से पसंद आया होगा। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। यदि हम 12th की ही बात करें परसेंटेज बनाने के लिए, तो ये एक सफिशिएंट आपके नोट्स प्रॉपरली आप देख से पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना के आप अपने कॉपी में नोट डाउन साथ साथ करते जाइए, या बाद में कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ध्यान में रखकर और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी ध्यान में रखकर ईजिली बहुत अच्छे परसेंटेज आप 12th के अंदर गेन कर सकते हो। तो इसी शुभकामना के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।